तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द क्लच एजुकेशन अड्डा वन में। और जैसा कि तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द क्लच एजुकेशन अड्डा वन में। और हम आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक आपके पॉइंट्स ये बोर्ड ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी। जिसके इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या तो वो न्यूमेरिकल होंगे और नहीं तो इनके यूनिट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले फोर्स से शुरू करेंगे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स हमारा जो होता है वो, इसका डेफिनेशन होता है कि फोर्स हमारे एक ऐसा एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स होता है, बाह्य मतलब एक्सटर्नल वर्क करने वाला होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में बाह्य कारक। ठीक है, एक ऐसा बाह्य कारक होता है जो रुकी हुई वस्तु को चला देता है। जैसे कोई वस्तु यहाँ रुकी हुई है तो इसको क्या करेगा कि चला देगा, या चल अगर जो वस्तु चल रही है तो इसको रोक देगा। ठीक है, तो फोर्स का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि चलती हुई वस्तु को रोक देता है और रुकी हुई वस्तु को चला देता है। तो फोर्स को जो हम लोग नापते हैं, ठीक है, तो फोर्स को हम लोग नापते हैं किसमें, न्यूटन में। ठीक है, फोर्स को हम लोग किसमें नापते हैं, न्यूटन में। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फोर्स को हम लोग न्यूटन में नापते हैं। फोर्स को हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है एफ इजिकल टू एम इंटू ए। ये आपका फार्मूला होता है। और यहाँ से अगर हम देखना चाहें न्यूटन का मतलब क्या होता है, तो न्यूटन का मतलब होता है, यहाँ से एम को हम लोग नापते हैं किलोग्राम में, और ए हमारा जो होता है त्वरण होता है, तो वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है हमारा फोर्स का एक्चुअल में यूनिट। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। आपसे न्यूटन कम पूछेगा, सबसे ज्यादा इस टाइप में पूछेगा, तो ये टाइप ऑफ लोग को याद करना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा पावर। एक चीज और पूछता है कि एक केजी बराबर कितना डाइन होता है, तो एक केजी बराबर 981 डाइन होता है। तो इसको भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप लोग को याद रखना है कि कितना डाइन होता है। डाइन का सबसे ज्यादा पूछता है, तो ये डाइन याद करना जरूरी है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं। इसको हम ये छोटी छोटी चीजें मैं आप लोग को इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि आगे जो भी अगर जो हम पढ़ते हैं साइंस, तो उसमें अगर जो ये आ जाए चीजें तो ध्यान रहे कि हाँ, मतलब भूले ना। चलिए, अब बाह्य कारक का मतलब समझते हैं कि आखिर में यहाँ पे बाह्य कारक क्यों इस्तेमाल किया गया। तो बाह्य कारक इसलिए इस्तेमाल किया गया कि अब जैसे मान लीजिए कोई साइकिल है। ठीक है, चलिए, साइकिल बनने तो मुझे नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा आप समझ लीजिए कि ये साइकिल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, हैंडल है, ये कनेक्टेड है इससे। और कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है और इसको इस हैंडल पकड़ा हुआ चला रहा है। और इसका जो कैरियर होता है पीछे, अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है कैरियर पे, और वो सोचे कि मैं खड़े खड़े साइकिल साइकिल चल रही है आगे, और वो सोचे कि यहीं से खड़े खड़े हम रोक दें, तो क्या रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर जो वही ये बाहर उतरा होता है, यहाँ पे जमीन पे खड़ा होता है ये, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको पकड़ के खींच के रोक देता। ये मतलब क्या हुआ कि हम सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम के फोर्स को अपोज नहीं कर सकते, मतलब उसके उसका विरोध नहीं कर सकते जब तक हम उससे बाहर ना आए, सिस्टम से बाहर ना आए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बाह्य कारक मतलब होता है बाहर से काम करने वाला। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। थोड़ा जल्दी जल्दी हम रिवाइज करा रहे हैं कि समय आप लोग का भी कम लगे और समझ में, मतलब टॉपिक ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाए। अगला हमारा आता है वर्क। ठीक है, वर्क मतलब होता है कार्य। और ये होता है कि अगर कोई वस्तु है और इस पे हम बल लगा रहे हैं, और वस्तु जो है बल की ही दिशा में विस्थापित हो जाती है। क्या चीज, बल की ही दिशा में विस्थापित हो जाती है। ठीक, उससे हम लोग क्या करते हैं, वर्क कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं और वह बल मतलब वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो उसे हम लोग
कार्य कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W=F/S cos थीटा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अगर कोई कह दे कि कोई इंसान है, ठीक, और उस सर पे कोई बोझ लेके और यहाँ से ले जाके और यहाँ पे रख दिया। अगर कोई पूछे कि अब बताओ कि कोई मतलब ये पूछे कि अब बताओ कि इसने कितना कार्य किया, इसने कितना कार्य किया, तो इसने बिल्कुल जीरो काम किया। तो उसका रीजन ये है कि अगर हम फोर्स को देखें तो ये नीचे की साइड में लग रहा है और ये चल इधर साइड रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। हम यहाँ पे जो रखेंगे F/S cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान जीरो होता है, तो इसलिए हमारा F/S जीरो होगा, जो कि सबको जीरो बना देगा, यानी W हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मतलब ये है कि अगर कोई कोई भी इंसान हो और सर पे बोझ लेके, इंसान क्या, कोई भी जीव कह लीजिए, कोई भी जो सर पे बोझ रखा हुआ है और वो कहीं से भी कहीं ले जाकर रख दे और ये कहे कि हमने मतलब इतना काम किया, उतना वो बिल्कुल काम नहीं किया, फिजिक्स की नज़र में उसका काम जीरो है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। और बल हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। ये वर्क कार्य हमारा एक सदिश राशि है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सॉरी क्वांटिटी है। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये पूछता है कि कार्य हमारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसको हम लोग जूल में नापते हैं। इसका जो MKS पद्धति में, ठीक है, इसका मात्रक जो होता है जूल होता है, तो ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। आई होप इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं किसके ऊपर, पावर के ऊपर, यानी शक्ति के ऊपर। अच्छा, जब मैं भी आप लोग के बराबर था ना, तो मुझे भी ये जो कार्य हो गया सबसे ज़्यादा मैं कंफ्यूज रहता था किसमें, शक्ति में और ऊर्जा में। मतलब जब कोई पूछता तो मैं कंफ्यूज होता था कि ये है क्या चीज़। लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो गई। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर यानी शक्ति, ठीक है। शक्ति जो हमारी होती है, ये होती है कि कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक। यानी हम ये कहें तो ये समय पे डिपेंड करता है कि कितने समय में कितना काम हो रहा है, तो ये हमारा पावर को यानी शक्ति को डिपेंड करता है, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है P=, वो होता है W/T, यानी कितने समय में कितना काम हो रहा है, ये हमारा क्या दर्शाता है, पावर को दर्शाता है, ठीक। ये चीजें ध्यान रखने वाली है। अच्छा, यहाँ से अगर जो हम इसको और तोड़े तो W को हम लोग क्या लिखते थे, F/S/T, एक ये भी फार्मूला हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो ये दो फार्मूले होते हैं पी पावर के, एक ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। और इसको हम लोग नापते किस में है, यहाँ से यही से देख लीजिए, इसको नापते हम लोग जूल प्रति सेकंड में, क्योंकि हम लोग कार्य किस में नापते हैं, जूल में, और टाइम किस में नापते हैं, सेकंड में। तो ये हमारा पावर का क्या गया, यूनिट आ गया। तो ये ध्यान रखना है, ये चीजें क्लियर, ये सारी ऐसी चीजें हैं ना, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप लोग कंपटीशन में आते रहते हैं, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। इतनी बातें आई होप आप लोग समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी में काम करने वाला हो गया ये, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी में काम है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तब P बराबर क्या होगा, यहाँ पे तो P बराबर W/T हो गया। तो वहां पे क्या होता है, P=VI होता है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज भी ध्यान देने वाली है। चलिए, ये चीजें यहाँ से आप तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब जो है हम लोग चलते हैं किस पे, ऊर्जा पे चलते हैं। आज थोड़े छोटे छोटे टॉपिकों को मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। आज अब हमारी जो अगला टॉपिक है वो है एनर्जी।
यानी ऊर्जा। तो ऊर्जा जो होती है ये होती है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी हमारा ऊर्जा डिसाइड करता है कि हम कितना काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी कम है यानी ऊर्जा कम है तो हम काम भी कम करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर जो हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है तो हम काम को ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है E इक्वल टू W इंटू टी, यानी एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? वर्क इंटू टाइम। मतलब मतलब ये है कि हम कितना समय में कितना काम कर सकते हैं, ये हमारा दर्शाता है पावर। और यहाँ पे हमारी एनर्जी ये दर्शाती है कितना हम काम को कर सकते हैं, ये हमारी एनर्जी शो करती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम काम कितना कर सकते हैं हमारी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कितने समय में हम काम कर सकते हैं ये हमारी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोग को। ठीक है, अब इसको हम लोग इसका भी जो मात्रक होता है ना, यूनिट जो होती है, ये इसकी यूनिट भी जूल होती है। ठीक है, यानी जूल हमारी किसकी किसकी हो गई? एक तो एनर्जी की हो गई और दूसरी वर्क की हो गई। तो दोनों को हम लोग जूल में ही नापते हैं। अब यहाँ से हमारी जो एनर्जी होती है वो दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। पहली होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। अच्छा, नाम से ही पता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी यानी स्थिति के कारण, ठीक है, यानी स्थिति के कारण स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग, अच्छा चलिए इसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी इज इक्वल टू एम जी एच, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। एम क्या होता है हमारा? मास यानी द्रव्यमान। ठीक है, जी क्या होता है? जी क्या होता है हमारा? गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। और एच क्या होती है? हमारी हाइट। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, यानी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये हमारे फॉर्मूले हैं इसके। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं गतिज ऊर्जा के ऊपर। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं हम गतिज ऊर्जा के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। यानी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम लोग कहेंगे गतिज ऊर्जा। और इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, लिखते हैं के ई से, और ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या होता है? हमारा मास। और वी क्या होता है? वी हमारा वेग होता है जिस गति से चलेगा वो, और ये एम मास।
ठीक है, तो ये हमारा इसका फार्मूला होता है। इतनी चीज़ें मेरे हिसाब से आप लोग समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से हम लोग पढ़ लेते हैं वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, यानी किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर। किसकी स्थिति परिवर्तन की दर हमारी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। यानी वेग को हम लिखते हैं v से, और v इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, d बाई टी। d मतलब डिस्प्लेसमेंट और t मतलब समय। वेग को हम लोग नापते किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि लंबाई को हम किसमें नापते हैं, मीटर में, और t को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड ये होता है। अब हमारा आता है त्वरण यानी एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इतनी बातें तो ये तो छोटे छोटे जो क्लास होते हैं उनको ही पता होता है। तो यहाँ से हम त्वरण को डिनोट करते हैं हम लोग ए से। ए इक्वल टू होता है क्या चीज, वी बाई टी। यहाँ से इसका जो मात्रक आता है वो क्या आता है, अभी हमने इसका क्या पढ़ा, मीटर प्रति सेकंड और प्रति सेकंड। तो ये क्या होगा, इसमें जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, त्वरण का यूनिट आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी पावर का बताया था ना, पावर को हम लोग किसमें, वाट में नापते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज छोटे छोटे टॉपिकों का मैं बस डिस्कशन करने वाला था, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। और आई होप ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगला नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। थैंक यू।